इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय सच में बेहद दिलचस्प है। देखिए, जब भी ताजमहल का जिक्र होता है तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी, है ना? लेकिन आज हम उस रोमांस से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे 17वीं सदी के इस स्मारक के पीछे छिपी शानदार लॉजिस्टिक्स और उस बेजोड़ इंजीनियरिंग की जिसने असल में इस अजूबे को जमीन पर उतारा। तो चलिए सीधा इस सवाल में गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, 17वीं सदी का समय, ना कोई क्रेन थी, ना भारी मशीनें और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर भी दुनिया की सबसे विशाल और खूबसूरत इमारतों में से एक कैसे खड़ी हो गई? सच कहूं तो इस पूरे निर्माण को एक पहेली की तरह सुलझाना किसी थ्रिलर से कम रोमांचक नहीं है। इस भव्य प्रोजेक्ट की शुरुआत असल में एक बहुत गहरे दुख से हुई थी। 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन हुआ। इस अपूर्णीय क्षति के बाद ही दुनिया की सबसे यादगार इमारत बनाने का फैसला लिया गया। और जरा घटनाक्रम की रफ्तार देखिए, ठीक अगले ही साल यानी 1632 में निर्माण का आदेश दे दिया गया और इस 22 साल लंबे महाप्रोजेक्ट की नींव रखी गई, जो आखिरकार 1653 में जाकर पूरा हुआ। खंड 1, नरम जमीन पर मजबूत नींव। अब जैसे ही निर्माण शुरू हुआ, सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा सामने खड़ी हो गई। यहाँ बात हो रही है यमुना नदी के बिल्कुल किनारे की नरम और गीली जमीन की। अब इसमें जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि उन्होंने इस मुश्किल का हल कैसे निकाला। इंजीनियरों ने जमीन में गहरे कुएं जैसे गड्ढे खोदे और फिर उन्हें पत्थरों और लकड़ी से भर दिया। लेकिन मास्टर स्ट्रोक ये था कि उन्होंने एक खास किस्म की लकड़ी का इस्तेमाल किया। ये कोई आम लकड़ी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जो नदी के पानी के संपर्क में आकर सड़ने के बजाय और भी ज्यादा सख्त और मजबूत हो जाती थी। इसके ऊपर फिर चूने और ईंटों की परतें बिछाई गईं। ये उस दौर की एक बेहद एडवांस्ड वेल फाउंडेशन तकनीक थी। अब चबूतरा यानी बेस बनाने की बारी थी। बिना आज के मॉडर्न सीमेंट के प्राचीन इंजीनियरों ने एक ऐसा कमाल का नेचुरल मिक्सचर तैयार किया जो सदियों तक पत्थर की तरह सख्त रहा। और इसके इंग्रेडिएंट्स सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसमें चूना, सुर्खी यानी ईंट का चूरा और यहाँ तक कि गुड़, बेलगोंद और उड़द की दाल तक शामिल थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इन सबको मिलाकर एक ऐसा मसाला बना जिसने इतने विशाल ढांचे का भार आज तक संभाल कर रखा है। खंड 2, मकराना से आगरा तक का सफर। अब जब नींव पूरी तरह से मजबूत हो गई तो सफर शुरू होता है उस चीज का जिसने ताजमहल को उसकी असली पहचान दी। राजस्थान से आने वाला मशहूर सफेद संगमरमर। आपको बता दें, इस पत्थर को सिर्फ इसके सफेद रंग के लिए नहीं चुना गया था। मकराना के इस संगमरमर की एक जादुई खूबी थी, ये रोशनी के हिसाब से रंग बदलता है। सुबह की पहली किरण में यह हल्का गुलाबी सा दिखता है, दोपहर की तेज धूप में बिल्कुल चमकदार सफेद हो जाता है और चांदनी रात में किसी चांदी की तरह चमकता है। बिल्कुल यही वो खूबियां थीं जिनकी वजह से इसे इस शाही निर्माण के लिए परफेक्ट माना गया। लेकिन यहाँ लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिना ट्रकों या मालगाड़ियों के हजारों टन भारी पत्थरों को राजस्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर आगरा तक लाया कैसे गया? ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसका समाधान इंसानों और जानवरों की बेहिसाब ताकत में छिपा था। एक पूरा का पूरा विशाल नेटवर्क तैयार किया गया। हजारों बैलगाड़ियों, हाथियों और ऊंटों को काम पर लगाया गया। नदियों के रास्ते भारी पत्थरों को नावों पर लाद कर लाया गया। रास्ते भर जानवरों और मजदूरों के रुकने के लिए कैंप्स बनाए गए और वजन को कम रखने के लिए एक बहुत स्मार्ट काम किया गया। पत्थरों को खदान में ही शुरुआती आकार में काट लिया जाता था ताकि आगरा तक का सफर थोड़ा आसान हो सके। खंड 3, बिना मशीनों के उन्नत इंजीनियरिंग। अब हम इस वास्तुकला के मेन फेज में आते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी जैसे महान वास्तुकार की देखरेख में तैयार किया गया, जिन्होंने बिना किसी आधुनिक मशीन के ऐसा गणितीय ढांचा तैयार किया जो आज तक अचूक है। 20,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन मजदूरों और कारीगरों की संख्या है जिन्होंने दिन रात अपना पसीना बहाया। जरा सोचिए, इतने सारे लोगों को एक जगह काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पूरा का पूरा अस्थायी शहर बसाना पड़ा था। वहीं उनकी वर्कशॉप्स थीं और वहीं उनके रहने का इंतजाम।
और ये शानदार सहयोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये दर्शाता है कि ये केवल एक लोकल प्रोजेक्ट नहीं था। इसे बनाने के लिए उस दौर के दुनिया भर के सबसे बेहतरीन दिमाग एक साथ आए थे। फारस से कैलीग्राफी और नक्काशी के उस्ताद बुलाए गए, भारत के कारीगरों ने पत्थर तराशने और जड़ाऊ काम में अपना कमाल दिखाया, और मध्य एशिया के एक्सपर्ट्स ने गुंबद बनाने की एडवांस्ड तकनीकें दी। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक अद्भुत उदाहरण था। नींव बन गई, पत्थर आ गए, एक्सपर्ट्स भी लग गए, लेकिन एक और बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। बिना क्रेन के उन भारी संगमरमर के पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे सेट किया गया? मतलब वर्टिकल कंस्ट्रक्शन कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब है रैंप यानी ढलान। मिट्टी और ईंटों से कई किलोमीटर लंबे ढलान बनाए गए। मजदूर और जानवर लकड़ी के रोलर्स का इस्तेमाल करके भारी पत्थरों को रस्सियों से खींचकर ऊपर तक ले जाते थे। जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती गई, इन ढलानों को लगातार बढ़ाया गया। ये इंसानी इच्छा शक्ति और शारीरिक क्षमता का एक ऐसा उदाहरण है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और सिर्फ मेहनत ही नहीं, दिमागी चतुराई भी जबरदस्त थी। यहाँ 3 बड़े कमाल के इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। पहला, डबल लेयर वाला मेन गुंबद, जो बाहर से विशाल दिखता है लेकिन अंदर से एकदम सही अनुपात बनाए रखता है। दूसरा, लगातार पानी की सप्लाई के लिए बैलों द्वारा चलाए जाने वाले गियर वाले जलचक्र। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, ताजमहल की चारों मीनारें। इन्हें एकदम सीधा बनाने के बजाय जानबूझकर हल्का सा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया। 400 साल पहले की ये दूरदर्शिता इसलिए थी ताकि अगर कभी भूकंप आए तो मीनारें मुख्य मकबरे पे ना गिरें बल्कि बाहर की तरफ गिरें। क्या कमाल की सोच थी, है ना? खंड 4, अद्भुत कला और दृष्टिभ्रम। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद बारी आई इसे सजाने की, और यहाँ जो कला और ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टिभ्रम का इस्तेमाल हुआ है, वो सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। सजावट के लिए पियात्रा ड्यूरा कला का इस्तेमाल किया गया। ये एक ऐसी कला है जिसमें रंग बिरंगे और कीमती पत्थरों को बेहद बारीकी से काटकर सफेद संगमरमर में जड़ा जाता है। जब इन पत्थरों पर धूप पड़ती है तो ये फूलों के डिजाइन एकदम असली और जीवंत लगते हैं। इसके साथ ही स्वर्ग की कल्पना से प्रेरित 4 बाग स्टाइल के बगीचे बनाए गए, जो इस पूरी जगह को एक अलग ही शांति और भव्यता देते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कलाकारों ने इंसानी आंखों को कैसे धोखा दिया। वास्तविकता में मुख्य द्वार पर जो कुरान की आयतें लिखी हैं, जैसे जैसे वे अक्षर ऊपर जाते हैं उनका साइज बड़ा होता जाता है। लेकिन इल्यूजन कुछ ऐसा है कि जब कोई नीचे जमीन पर खड़े होकर उन्हें पढ़ता है तो उसे सारे अक्षर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक ही साइज के दिखाई देते हैं। ये परफेक्ट विजुअल बैलेंस बनाने की एक बेजोड़ ऑप्टिकल तकनीक है। खंड 5, निर्माण की लागत और मजदूरों का सच। इस पूरे मास्टरपीस के निर्माण को समझने के बाद आइए अब हम इस विश्लेषण के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इसके खर्चे और इससे जुड़ी एक बहुत ही मशहूर अफवाह का सच जानेंगे। 3 से 5 करोड़। अब ध्यान दें, ये उस समय के मुगल रुपए थे। अगर आज की इकोनॉमी के हिसाब से इसे कैलकुलेट किया जाए तो ये कई अरबों डॉलर के बराबर की रकम बैठती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट कितने बड़े पैमाने पर फंड किया गया था। और अंत में बात करते हैं उस बहुत ही पॉपुलर अफवाह की कि काम पूरा होने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए थे। अगर हम निष्पक्ष होकर इतिहास को खंगालें तो इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। इतिहासकारों के अनुसार ये सिर्फ एक मिथक है जो शायद इस इमारत की बेजोड़ सुंदरता को देखकर गढ़ा गया होगा। बल्कि असलियत तो ये है कि ऐसे कई कारीगरों ने बाद में मुगल सल्तनत की अन्य इमारतों पर भी काम किया था। इस पूरी जानकारी के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर इंसानियत बिना एक भी मशीन, क्रेन या कंप्यूटर के इंजीनियरिंग और कला की इतनी शानदार पूर्णता हासिल कर सकती है, तो आज सब कुछ होते हुए भी हमारे बड़े सपनों को साकार करने से हमें कौन रोकता है? यह एक ऐसा विचार है जो हमारी क्षमताओं को लेकर एक नया नजरिया देता है। वास्तुकला के इतिहास को और गहराई से जानने की इसी उत्सुकता के साथ आज का ये विशेष विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।